नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और ईरान लंबे समय से लगे हुए थे कि हम सीज फायर कर लें, हम युद्ध रोक दें और युद्ध रोक करके विजेता घोषित कर दें कि फाइनली कौन जीता। आज के सेशन में चर्चा आज सुबह हुई उस घटना की जिसमें ट्रंप ने और पजेशियन दोनों ने समझौता कर लिया फाइनली युद्ध विराम का। यह समझौता जैसे ही हुआ, चर्चा बनने लगी कि चलो ये बताओ कौन जीता कौन हारा, क्योंकि अमेरिका और ईरान की जंग थी। और जब कौन हारा और कौन जीता की बात हो तो मीडिया जिसके हाथ में वो विजेता घोषित हो जाता है। लेकिन इस बार अमेरिका को खुद की ही मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि अमेरिका में खुद ट्रंप की पार्टी के और विपक्ष के लोग ट्रंप के सरेंडर होने की और ईरान के जीतने की कहानी लिख रहे हैं। ऐसा क्या है इस समझौते में जिसके चलते ट्रंप ने एक दिन पहले ही, जो 19 तारीख को यानी कि कल स्विट्जरलैंड के अंदर होने वाला समझौता था, वो आज वर्साई के उस महल में बैठकर कर दिया जहां कभी इसी तरह से वुड्रो विल्सन ने जर्मनी के लिए प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ट्रंप के द्वारा हस्ताक्षर हुए ही थे कि साथ ही साथ ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियन ने भी इस पर इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली हस्ताक्षर कर दिए। कहा कि लीजिए साहब, दस्तखत की कॉपी हमारे साथ रही। ट्रंप जैसे ही ये काम किए तो एंड हो गया वेस्ट एशिया के अंदर चल रहे युद्ध का। और ऐसे में चर्चा बनने लगी किसको क्या मिला, भारत को क्या मिला, पाकिस्तान को क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला, ईरान को क्या मिला, जीसीसी कंट्रीज को क्या मिला, इराक, सीरिया, सभी का आज के सेशन में जिक्र होगा किसको क्या मिला। और सबसे ऊपर जिक्र होगा उस अमेरिका का जो कभी 20 साल तक अफगानिस्तान में जंग करने के बाद अपने सैनिकों को निकाल कर चला गया, कहता रहा कि हम विजेता रहे, लेकिन दुनिया कही कि अमेरिका हार गया। तो क्या आज भी इस जंग में अमेरिका हार गया या कुछ नया हुआ? आइए आज के सेशन में जिक्र करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तेल की कीमतें हो, खाद्यान्न की कीमतें हो, तमाम चाहे शेयर बाजार हो, सब पर इस बात का असर तो पड़ना तय है। भारत के ऊपर भी असर पड़ना तय है। तेल की कीमतें, फर्टिलाइजर की कीमतें, भारत के अंदर घटता विदेशी मुद्रा भंडार, सब कुछ प्रभावित हो रहा था जिस घटना से, उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ इसे साझा कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं। तस्वीरें आपके सामने बुधवार रात को फ्रांस के वर्साई पैलेस में एमओयू पर हुए हस्ताक्षर की, जिसमें राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन की मौजूदगी में ट्रंप के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा के पास लूसर शहर के अंदर ये साइन होने जा रहे थे, लेकिन इन्हें एक रात पहले ही कर दिया गया। ट्रंप ने ये जगह जहां पर साइन की, ये जो साइन हुआ, इनके पीछे थोड़ी ऐतिहासिकता थी कि मैं भी वो काम करके जा रहा हूं जो मुझसे बड़े लोग पहले करके गए थे। 107 साल पहले 1919 में वुड्रो विल्सन ने जर्मनी के लिए यहां पर हस्ताक्षर किए थे, जब प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी को हराया गया था। ये कहां थी चर्चा? तो आंसर है वर्साई के महल की। कहां है? फ्रांस के अंदर है, जहां पर यह घटना घटी। तो वर्साई के अंदर ये जो हस्ताक्षर हुए, इसके मायने क्या हैं वो बताते हैं। तस्वीरों में पजेश्कियन ईरान के राष्ट्रपति दिखाई पड़ते हैं और एक तस्वीर बाहर निकल कर आती है जिसमें 14 सूत्रीय मांगे थी जिन पर सहमति जताई गई है। तो क्या इनके अंदर अमेरिका ईरान को $300 बिलियन देगा, इसकी चर्चा थी, नंबर 1। नंबर 2, क्या ईरान परमाणु कार्यक्रम रोक देगा? क्या इसकी चर्चा थी? क्या इजराइल लेबनान पर हमला करना छोड़ देगा? क्या इसकी चर्चा थी? क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान टैक्स नहीं वसूलेगा? क्या इसकी चर्चा थी? कई सारे प्रश्न एक एक करके जवाब देते हुए चलते हैं। मसूद पजेश्कियन के द्वारा किया गया ये आपके सामने ट्वीट है, जिसमें उन्होंने इसे हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट कहते हुए एग्रीमेंट की तस्वीरें साझा की। इमानुएल मैक्रोन ने इस बात के लिए बधाई सुबह सुबह दी कि ट्रंप ने साहब वर्साई के अंदर एग्रीमेंट साइन कर दिया है। तस्वीरों में यह जगह इसलिए मायने रखती है क्योंकि एवियान शहर, जहां पर G7 की बैठक हो रही थी, ट्रंप वहां पर आए हुए थे और उन्होंने वहीं पर इसे साइन कर दिया। उन्होंने अगले दिन का भी इंतजार नहीं किया। व्हाइट हाउस ने इसे राष्ट्रपति ट्रंप की बहुत बड़ी उपलब्धि बताया कि उन्होंने वही कारनामा दोहरा दिया जो 1919 में वुड्रो विल्सन ने किया था। बाय द वे, ये वर्साई का महल फ्रांस का एक बहुत ही लीगेसी रखने वाला महल है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास स्थित है। यहां पर 1623 के अंदर राजा लुई हुए थे, जो 13वें राजा थे। उन्होंने छोटे से एक लॉज के रूप में इसकी शुरुआत की थी, लेकिन उनके बेटे ने इसे भव्य महल
में बदल दिया। आज आप इसकी ऐतिहासिकता से अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जर्मनी को सरेंडर इसी महल में कराया गया था। इसमें 2300 कमरे बताए जाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का इसे केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस वर्साई की संधि से हिटलर का जन्म हुआ हो, जिस वर्साई की संधि से सेकंड विश्व युद्ध हुआ हो, वो यही वर्साई की संधि थी, इसी वर्साई पैलेस में थी। वहां पर उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे और अब डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने ईरान के साथ समझौता किया है। क्या ये ईरान के साथ समझौता आने वाले समय में किसी बड़े युद्ध की निशानी है? ये तो इतिहास भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए चर्चाएं इसी बात की कि साहब इन लोगों ने, ईरान और यूएस ने डील कर ली है। अब ईरान और यूएस की इस डील में जो बातें लिखी हैं अंग्रेजी में, उन्हें एक एक करके हम तोड़कर आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात हुई है। कहा गया है कि 60 दिन तक हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान एक भी टोल नहीं वसूलेगा, लेकिन 60 दिन बाद क्या होगा नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है, विशेष रूप से ट्रंप के अपोजिशन का कहना है, 60 दिन बाद ईरान यहां पर टोल वसूलेगा, तब तक अमेरिकी सेना यहां से फुर्र हो लेगी। तो साहब कुल मिलाकर के हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाएगा बिना टैक्स लिए, शुल्क किसी प्रकार के नहीं लिए जाएंगे, रास्ता खोल दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होगी। कुल मिलाकर के ईरान के जहाज भी यहां से निकलेंगे तो और खाड़ी देशों के जहाज भी यहां से निकलेंगे। ना ईरान उन्हें रोकेगा, ना अमेरिका इन्हें रोकेगा। यही कारण है कि तेल की कीमतें आज नीचे आ गई। नंबर दूसरा, अमेरिका नाकेबंदी हटाएगा और इसकी शुरुआत में ही ईरान ने बकायदा 15 जहाज रवाना करके चेक कर लिया कि हां भाई अमेरिका वाले कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। ठीक है साहब, तो अमेरिका जितनी भी जगह नाकेबंदी लगाई हुई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ईरान के तटों पर, खर्ग आइलैंड समेत, उन सबको हटाने की बात करेगा। नंबर तीसरा, ईरान परमाणु कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाएगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से अमेरिका के लिए है कि साहब वो वेपन नहीं बनाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बराक ओबामा ने जब JCPOA साइन करवाया था ईरान के साथ में, P5+1 देशों ने मिलकर के ईरान से एग्रीमेंट किया था, तब भी यही कहा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और ईरान के ऊपर कुछ राहतें दी गई थी। लेकिन फिर ये महानुभाव ट्रंप आए, इन्होंने JCPOA रद्द कर दिया, ईरान पर तमाम प्रकार के सैंक्शंस लगा दिए, तेल बेचना रोक दिया। लेकिन इनकी इस हरकत के चलते ईरान आज अमेरिका से लड़ लिया और उन शर्तों को मनवाने में कामयाब हो गया, जो आगे चलकर आपको पता चलेगी कि इन शर्तों में ईरान जो पहले कह रहा था कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, वो आज भी कह रहा है। वो कह रहा है अमेरिकी शर्तों के अनुसार कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, लेकिन यूरेनियम जो ईरान में है उसे बाहर भी नहीं भेजेगा। तो फिर होगा क्या? तो IAEA की टीम, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो टीम है, वो आकर के इसे डीनेचर्ड करेगी। जो एनरिच्ड है उसे मतलब एक तरह से समझिए कि डाइल्यूट कर देगी, पतला कर देगी। मतलब 60% एनरिच्ड यूरेनियम को अब बारीक कर दिया जाएगा ताकि वो वॉर के अंदर काम में ना आ सके। इस प्रकार से उसे वहीं की वहीं हैंडल कर दिया जाएगा। तो जो ईरान ने इतनी मेहनत से लगभग 450 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है, उसे अब यूजलेस बना दिया जाएगा। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लगभग 11 टन यूरेनियम इनके पास उपलब्ध है, उसमें से 440 किलोग्राम यूरेनियम बम की क्वालिटी तक पहुंचने योग्य है, यानी 60% एनरिच्ड है। इसके साथ साथ ईरान को $300 बिलियन की सहायता मिलेगी। इस बात को जब ट्रंप से पूछा गया तो वो बरगला गए, नहीं, पैसा थोड़ी दे रहे हैं हम, लेकिन हम किसी को रोक भी नहीं रहे हैं। आसान भाषा में अर्थ यह है कि अब ईरान पर से प्रतिबंध हटेंगे, जिसके चलते कोई भी दुनिया का देश ईरान में निवेश कर सकेगा। सीधा सा अर्थ है कि भारत चाहे चाबहार पर निवेश करना कर सकेगा। इवन कतर भी, ओमान भी, UAE भी, सऊदी भी, जो भी चाहे ईरान में निवेश करना वो कर सकेंगे। ईरान में निवेश ही तो प्रतिबंधित थे, चाइना का पैसा नहीं जा सकता था, प्रतिबंधित इतने थे कि ईरान की करेंसी गिरती चली जा रही थी। तो $300 बिलियन तक की सहायता पहुंचाई जाएगी। अमेरिका सहायता नहीं करेगा, यह ट्रंप ने कहा, लेकिन किसी को रोकेगा नहीं। इसका सीधा सा अर्थ है ईरान ने युद्ध करके अपने ऊपर से लगे प्रतिबंध हटा लिए। जब यह बात JD वेंस से पूछी गई तो JD वेंस ने कहा कि यह पता नहीं ईरान के हार्डलाइनर्स ऐसा क्यों कहते हैं कि ईरान जीत गया। हमने उनसे बहुत कुछ ले लिया है, हमने उनके सुप्रीम लीडर को, हमने उनके बहुत सारे संस्थानों को नुकसान पहुंचा दिया है, हमने उनको काफी लॉस पहुंचा दिया है, लेकिन पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सर आपने उन पर से प्रतिबंध हटा दिए हैं। ट्रंप से यह सवाल बार बार G7 के विभिन्न मंचों पर पूछा गया। वो अपनी तरफ से मनी के बारे में यही कहते रहे, जिसे मदद करनी है करता रहेगा,
जैसे गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप ने बनाया था, हो सकता है आने वाले 60 दिन में ट्रंप खुद जीसीसी कंट्रीज से बोल करके यह कह दें कि जाओ और ईरान के अंदर निवेश करो बेटा, अगर तुमको ईरान ना चाहे तो ना तो सऊदी तुम्हें ना यूएई तुम्हें किसी को भी तेल बेचने नहीं देगा, निकालो पैसा और इसको वैसे ही रीबिल्ड करो जैसे गाजा के लिए $7 बिलियन का रिलीफ दिए थे। और सुनिए साहब, ईरान अब निर्यात कर पाएगा तेल का। सोचिए कि इतने लंबे समय से ईरान प्रतिबंधित था, ईरान का तेल कोई नहीं खरीद सकता था, अब ईरान का तेल खरीदा जा सकेगा। यह ईरान की जीत में काउंट किया जाना चाहिए। ईरान पर से प्रतिबंध हटना, किसी प्रकार का आर्थिक प्रतिबंध नहीं रहेगा, $300 बिलियन मिलेगा, ईरान सामान बेच पाएगा, ईरान अपना यूरेनियम बाहर नहीं भेजेगा, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 60 दिन तक ही खोलकर रखेगा, फिर टैक्स वसूलेगा। ये किस तरफ काउंट किए जाने वाले पॉइंट हैं। और तो और ईरान की जो फ्रीज्ड असेट है, दुनिया भर में जो ईरान का पैसा जमा है, जो G7 कंट्रीज ने अपने पास रोक कर रखा हुआ है, वो रिलीज करना होगा। और तो और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में ये दखलंदाजी नहीं देंगे। यानी कि जिस तरह से ट्रंप ने पहले कहा था कि हां भाई ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए लोग सड़क पर आ रहे हैं, हम उनको रखवाली देने आ रहे हैं, इस तरह की आगे भविष्य में कोई गुंजाइश नहीं होगी। इतना ही नहीं, ईरान के साथ सभी मोर्चों पर जंग खत्म करनी होगी, अर्थात लेबनान के अंदर भी आपको युद्ध से पीछे हटना पड़ेगा। साथ ही साथ में जो स्थितियां वर्तमान में हैं उनको डाइल्यूट करने का और जो प्रॉमिसेस किए हैं उनको निगरानी करने का एक बोर्ड गठित करना होगा। साथ में 60 दिन के भीतर भीतर सभी बातचीतें जितनी भी पेंडिंग हैं उन्हें टेबल पर लेकर आना होगा, ताकि अंतिम समझौता हो और उसे यूएनएससी की मंजूरी मिले, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी मिले। यूएन के अंदर अमेरिका ने जितने भी प्रतिबंध लगवाए हैं ईरान पर, उन प्रतिबंधों से इन्हें मुक्ति देनी होगी। तो कुल मिलाकर के इस 14 सूत्रीय मांग सूत्र में समझ में आपको आ चुका होगा कि अमेरिका को क्या मिला। तो आंसर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में कामयाब हुआ अमेरिका। तो आंसर है वो तो पहले भी खुली हुई थी। सवाल दूसरा है, अमेरिका को क्या मिला? सर, खमनेई को मार दिया इन्होंने, लेकिन मुस्तफा खमनेई सुप्रीम लीडर बनकर बैठे हुए हैं, एक के बाद दूसरा बैठा हुआ है, कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। क्या अमेरिका को बैलिस्टिक मिसाइल खत्म करने का अवसर मिला? आंसर है नहीं। खुद ट्रंप ने कहा अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल रखता है तो क्या बुराई है, दुनिया के बहुत से देश रखते हैं। इससे सीधा सा अर्थ पता चलता है कि अमेरिका ईरान के मसले में पीछे हट गया है। जंग में भले ही वो ये कहें कि हमने उन्हें 20-30 साल पीछे छोड़ दिया, लेकिन उन्हें वापस कमा कर आपने उतना की उतना ही दे दिया। $300 बिलियन की मदद दुनिया भर से मिलेगी, फ्रीज्ड असेट छूट जाएंगे, दुनिया भर का निवेश मिलेगा, ईरान तेल बेच पाएगा, दुनिया भर के देशों में अब उसका रुतबा और कायम होगा। जो हालत सबसे ज्यादा खराब हुई वो इजराइल की हुई। और तो और जो आर्थिक रूप से जिसे नुकसान पहुंचा वो सऊदी अरब था, जिसे 4 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचा, क्योंकि इसका तेल सबसे ज्यादा बिकता था जो नहीं बिक पाया। और तो और ईरानी संसद ने इतना तक कहा है कि हॉर्मुज पर गुजरने वाले जो जहाज हैं उनसे हम टैक्स वसूलेंगे, और ईरान के दस्तखत का हम ट्रंप के दस्तखत की हम कोई वैल्यू भी नहीं करते हैं, हम तो अपनी शर्तों पर चल रहे हैं, हमारी शर्तें पूरी होते जाओ, हम बढ़िया रहेंगे। मतलब सोचकर देखिए, आज ईरान इस स्थिति में है कि अब अमेरिका को करना है जो करना है। ईरान तो जैसे था वैसे ही है, प्रतिबंध अमेरिका को हटाने हैं, फ्रीज्ड असेट अमेरिका को छोड़ने हैं, अमेरिका दुनिया की कंपनीज को आने के लिए कहेगा, अमेरिका अपने यहां से IAEA इनके यहां भेजेगा, जो भी करना है अमेरिका को करना है। इजराइल को अमेरिका रोकेगा, लेबनान पर हमला अमेरिका रोकेगा, खुद नाकेबंदी अमेरिका हटाएगा, ईरान के बंदरगाहों से अमेरिका हटेगा। ईरान क्या कर रहा है? ईरान तो जहां है वहीं है। ईरान तो 60 दिन बाद की तैयारी कर रहा है कि फिर मैं टैक्स वसूलूंगा। तो कुल मिलाकर के अमेरिका ईरान के इस जंग में अमेरिका पीछे हटा, ये मैं नहीं, ये अमेरिका के अंदर अमेरिका के विपक्ष के और सत्ता पक्ष के भी बहुत से सांसदों का कहना है कि ट्रंप की ये सबसे बड़े ब्लंडर्स में शामिल बात है। ईरान इस बात को लेकर के कि साहब हम दस्तखत पर भरोसा नहीं करते, हम तो अभी भी उसी तरह से चले आ रहे हैं जिस तरह से चीजें चल रही हैं। यहां पर देख सकते हैं ये ईरानी सीनेटर हैं जिन्होंने साफ कहा है ईरान जीत गया और ट्रंप ने सरेंडर कर दिया। ये यूएस सीनेटर और हैं, बिल कैसिडी, इसी प्रकार से मार्क कैली, सब ने ट्रंप से तमाम सवाल किए। ऐसे ही नैन्सी पेलोसी, सभी का एक ही चीज है कि ओबामा इससे बहुत फार बेटर थे, जिन्होंने JCPOA करके ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से भी रोक लिया था, और उस समय कोई हॉर्मुज का लफड़ा भी नहीं था और सैंक्शन सब चले आ रहे थे। इनसे जब पूछा गया बैलिस्टिक मिसाइल रखेगा ये, तो बोले दुनिया भर के देश रखते हैं, रख लेगा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो सवाल है, तो क्या कल स्विट्जरलैंड में ये लोग मिलेंगे, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष समझौते की हस्ताक्षर फाइल नहीं करेंगे, लोग आपस में मिल लेंगे, दस्तखत कर दिए गए हैं। तो ईरान की सरकार पूरी तरह से इस बात में अपनी विन विन सिचुएशन लेकर चल रही है। अब सबसे बड़ा प्रभाव है, प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ा, मतलब इस पूरी जंग का असर सबसे
सबसे ज्यादा किस पर पड़ा, तो बात करें गल्फ स्टेट्स की। तो जिन्हें जितना तेल का नुकसान हुआ था अब वो तेल बेच पाएंगे, पर्यटन पूरा रुक गया था, इन्वेस्टमेंट रुक गया था, वो वापस से शुरू हो पाएगा और वो ईरान के साथ आने वाले समय में बढ़िया दोस्ती निभाएंगे कि सुनो भाई आपस में नहीं लड़ेंगे, अमेरिका के कहने पर मित्रता बनी रहे तो सबसे अच्छा। लेकिन जिसके साथ धोखा हो गया उसका नाम इजराइल है, क्योंकि इजराइल के बिहाफ पर फैसला अमेरिका ले लिया कि लेबनान पर हमला नहीं करेगा। असल में यह जंग ही इजराइल की थी। ईरान डे वन से कह रहा था कि यह जंग इजराइल की है, और इजराइल खुद यह मानता है कि ईरान यहां से आगे मजबूत होगा। यह स्वाभाविक सी बात है। ईरान को जितना नुकसान हुआ असल में अब वो इजराइल के लिए उतना ही घातक हो जाएगा। ईरान को जितना पैसा यहां से आगे मिलेगा, प्रतिबंध हटेंगे, पैसा पहुंचेगा, हॉर्मुज पर कंट्रोल बढ़ेगा, उसके फ्रीज्ड असेट खोल दिए जाएंगे, दुनिया भर का निवेश पहुंचेगा, ईरान और मजबूत होगा। और जितना ईरान मजबूत होगा इजराइल का सर्वाइवल उतना टफ होगा। और तो और अमेरिका ने खुद गारंटी ले ली कि अब इजराइल हमले नहीं करेगा तो यह अपने आप में इजराइल और अमेरिका के रिश्ते बिगाड़ने वाला है, क्योंकि इजराइल चाह करके भी ईरान पर हमले, लेबनान पर हमले नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको कल भी मैंने आपको बताया था उसको लड़ते रहना ही सबसे ज्यादा जरूरी लगता है। ऐसे में इस पूरी कहानी पर सबसे ज्यादा जो चिंतित है वो इजराइल है, और वो बार बार यही कह रहा है हम इसको नहीं मानेंगे, हम लेबनान पर हमला करते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जिसे मतलब ट्रंप और नेतन्याहू के बीच संबंध विच्छेद की कड़ी माना जा रहा है, हो सकता है नेतन्याहू इस बार का चुनाव हार जाए केवल इस समझौते के हो जाने पर, क्योंकि इजराइल के सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा यह एमओयू साइन हुआ है। अगर या तो ईरान यह कह दे कि लेबनान की मुझे परवाह नहीं है, तब इजराइल अपने आप में लगा रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर लेबनान को पकड़ करके ईरान चलता रहा तो ऐसे में इजराइल आने वाले समय के लिए बहुत ही मुसीबत में घिर जाएगा। ठीक है, फिलहाल इन्होंने एक तस्वीर साझा की जिसमें ये मोसाद के अपने चीफ के साथ बैठ करके बतियाते हुए दिखाई दिए हैं। कुल मिलाकर लेबनान को लेकर के अगर हम बात करें तो लेबनान इस बात से चिंतित है कि इजराइल रुकेगा या नहीं, लेकिन इस बात से खुश भी है कि ईरान ने अपनी सुरक्षा के साथ साथ हमारी सुरक्षा भी मांगी। तो लोग बड़े असमंजस में हैं कि लौटे या ना लौटे, क्योंकि इस डील के बाद भी लेबनान पर हमले इजराइल के जारी हैं। ठीक है साहब, बात करें इराक की, तो इराक जैसा देश जिसकी पूरी मतलब एक तरह से समझिए इकोनॉमी 90% तेल एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, उसकी हालत खराब होने लगी थी, सैलरी में से पैसे काटने तक की नौबत आ गई थी। अब इस रास्ते के खुल जाने के बाद करेंसी की स्थापित मतलब सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी। यही हाल सीरिया के साथ भी होगा। इराक में से कुछ तेल ट्रक जो सीरिया को भेजते थे, सीरिया की स्थिति भी सुधरने लगेगी। बात करी जाए पाकिस्तान को क्या मिला, तो सबसे बड़ी जो जियोपॉलिटिकल अगर एडवांटेज किसी को देखने को मिली तो वो पाकिस्तान को मिली। जो दुनिया में आतंकवाद प्रायोजित करने के लिए जाना जाने वाला देश था, वो पीस मेकर बनकर निकला। तो अंतरराष्ट्रीय साख में उसके बढ़ोतरी हुई। ईरान और इजराइल की इस वॉर में अमेरिका के साथ युद्ध रुकवाने में पाकिस्तान ने जो भूमिका निभाई वो इसे आने वाले समय में लोगों से चंदा लेने में मदद करेगी। लोग इसकी मदद करने को बेहतरी समझेंगे कि इसने दुनिया में शांति स्थापित करी है, चलो इसको दान का ही पैसा दे दें। तो हो सकता है गल्फ नेशंस इसकी मदद के लिए चंदा दें, जो भारत के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ ही सवाल यह कि क्या पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट कर रहा है? पाकिस्तान बाकायदा इसे इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड ही कह रहा है कि भाई हमारी वजह से यह काम हुआ है, तो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो नाम दे रहा है। शहबाज शरीफ ने पहले कहा कि 19 तारीख को साइन होगा, लेकिन ट्रंप ने एक दिन पहले ही कर दिया। तो फिर उन्होंने ट्वीट में सुधार किया और कहा कि अब लोग मिल लेंगे। ट्रंप की तरह ही इन्होंने भी अपने ही ऑफिस में बैठ करके दस्तखत करके दिखा दिए कि लीजिए साफ कर दिया। बात करें रशिया की, तो देखो इस समझौते से नुकसान इनका हुआ है। कैसे? क्योंकि ये बढ़िया तेल बेच रहे थे, दुनिया भर के देश इनसे तेल खरीद रहे थे, ट्रंप ने परमिशन दे रखी थी। लेकिन अब क्या होगा? युद्ध की शांति होते ही, हॉर्मुज खुलते ही तेल की कीमतें नीचे आएंगी, इनका व्यापार घटेगा। कुल मिलाकर के इनको भी नुकसान होना लाजमी है। ठीक है साहब, इसी की तरह और बात करें तो चाइना की, चाइना मजबूती से निकल कर आएगा, क्योंकि चाइना के कहने पर ही पाकिस्तान ने यह सारा काम किया और वो ईरान से अब बढ़िया से तेल ले पाएगा। इन सभी चीजों में से अगर बात करी जाए यूरोपियन यूनियन की, तो उसको भी ऑयल क्राइसिस से लाभ ही मिलेगा। बात हो जहां तक भारत की, तो भारत के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि हॉर्मुज से हमारा 50% इंपोर्ट अटका हुआ था, रेमिटेंसेज अटके हुए थे, एक्सपोर्ट अटके हुए थे, और अब हमारे लिए ईरान भी विकल्प के रूप में खुल जाएगा। चाबहार पोर्ट से हम रशिया के साथ कनेक्ट भी हो पाएंगे। तो ये भारत के लिए भी एक बड़ा विन विन सिचुएशन बनकर निकला है। बाकी इन सारी घटनाओं के चलते तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है, रुपया मजबूत होता दिखेगा, ईरानियन शिप्स यहां से पास होने शुरू हो चुके हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि यह आगे किस दिशा में बढ़ता है। फिलहाल के लिए तो उम्मीदें करें सकारात्मक रूप से ही, क्योंकि ट्रंप पर विश्वास ईरान करता नहीं, इजराइल इसे होने देगा नहीं। तो यह कितने दिन चल पाएगा वो देखने वाली बात है। लेकिन कुल जमा इस पूरी घटना का अगर सार निकाला जाए तो इसमें ट्रंप हारे हैं और ईरान जीता है। आपको क्या लगता है? अपना ऑब्जर्वेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।